सर टेस्ट 1 आपके साथ शेयर किया गया था, आपका पहला टेस्ट बिजनेस लॉ का। कुछ बातें इस टेस्ट के ऊपर भी आपसे करनी है, कुछ बातें इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपसे करनी है। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट था, मैं चाहता था कि आपको पहले एक फ्री हैंड दिया जाए जिसमें आप लिखें, जैसा लिखना चाहते हैं वैसे लिखें, उसके बाद आपको बताया जाए कि इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है। हमारी ये बात ज़रूर हुई थी कि 3 तरह के सवाल होते हैं। कौन कौन से? एक प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, दूसरा वो सवाल जिसके अंदर सिनेरियो तो पूछा होता है मगर रिक्वायरमेंट क्या होती है, सीधी। इसको हमने कहा था ये होते हैं सीम्स लॉजिकल सवाल। कौन से? सीम्स लॉजिकल सवाल। और तीसरी होती है डिस्कशन ऑन योर प्योर लॉजिकल केस स्टडीज़। तो ICAP में एट एनी गिवन टाइम 3 तरह के सवाल आपको मिलेंगे। नंबर 1 वो सवाल जो कि बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड हों, जो कि फॉर एग्जांपल इस टेस्ट के अंदर भी था। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमने देखा हो, क्वेश्चन 2 वाज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। क्या मांग रहा था आपसे? डिफाइन प्रपोजल एंड प्रॉमिस। तो आपने प्रपोजल की हेडिंग उसको डिफाइन कर दिया, प्रॉमिस की हेडिंग और उसको डिफाइन कर दिया। और पार्ट ए क्या था? एनलिस्ट द पॉइंट्स अंडर विच अ प्रपोजल में स्टैंड्स रिवोक। प्रपोजल किसे कहते हैं? ऑफर को। तो ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है, ऑफर कैसे कैसे लैप्स कर सकती है, वो बातें आपने 7 नंबर के लिए लिख देनी थी, वो 7 बातें। अब एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कैसे करना था ये देखते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, हर सवाल, मैं बार बार भी इस चीज को रिपीट करता जाऊंगा, हर सवाल का हर पार्ट का हर सब पार्ट, हर सवाल का हर पार्ट का हर सब पार्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। ICAP में जाके इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि हमारी शीटें ज़ाया हो रही हैं। अगर एक सवाल का आंसर 1 लाइन से भी आप कर सकते हैं तो वो भी आपने नया पेज ही खोलना है। इस चीज़ की परेशानी आपने नहीं लेनी है कि ICAP का एग्जामिनर बुरा मान जाएगा कि भाई वो सवाल जो है वो पीछे आंसर किया जा सकता था बट इसने शीट ज़ाया कर दी है। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो हर सवाल का हर पार्ट का हर सब पार्ट आपने नए पेज से ही शुरू करना है। क्या पहली बात क्लियर है आपको? तो अब अगर ये एक शीट हो तो इसमें आपने गौर किया हो तो ये कुछ ब्लॉक्स बने हुए थे ऊपर। इसका मकसद होता है ICAP में भी आपको इस तरह के ब्लॉक्स मिलेंगे। पहला इज योर क्वेश्चन नंबर, पहला इज योर क्वेश्चन नंबर, सेकेंड इज योर पार्ट एंड थर्ड इज योर सब पार्ट। वो सवाल क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का A आपने लिख दिया, खत्म हो गया। आप आए नेक्स्ट पेज पे, आप आ गए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यहां पे लिखा 2 का B डिफाइन कर दिया और डिफाइन कर दिया। इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना था। हर सवाल का हर पार्ट का हर सब पार्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। और ख़त्म हो गया सवाल, नेक्स्ट पेज पे आए, अगला सवाल पकड़ा, उसको आपने लिख दिया। अब वहाँ पे था डिफाइन करें प्रपोजल को और प्रॉमिस को, तो एक ही शीट पे आप दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। या अगर आपका दिल चाह रहा है कि इसको भी मैं अलग पेज पे करूँ तो आप एक तीसरे पेज पे जाएंगे, वहाँ पे रिपीट करेंगे 2 का B और प्रॉमिस को अलग से भी डिफाइन किया जा सकता था। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बट अगर आप इसी के अंदर 2B लिख देंगे, इसी के अंदर अगर आप 2B लिख देंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ICAP का जो एग्ज़ामिनर है, याद रखिएगा, अगर एक पेपर में 12 सवाल आते हैं तो एक बंदा उन 12 सवाल की मार्किंग नहीं कर रहा होता। 3 से 4 लोग मिल के आपका एक पेपर चेक करते हैं। उन्होंने सवाल बांटे होते हैं कि जो सवाल नंबर 1, 6, 9 बंदा ए करेगा,
सवाल नंबर 2, 4 और 5 बंदा बी करेगा, MCQs एक अलग बंदा कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर बंटा होता है, 3 से 4 हाथों में गया होता है, और वो आपके पेपर को स्कैन करते हैं। और स्कैन क्या करते हैं, टॉप क्वेश्चन नंबर, उसके मुताबिक वो सेग्रीगेट कर रहे होते हैं कि इसके पास ये भेज दें, इसके पास ये वाला पेज भेज दें। तो हर पेज के ऊपर टॉप पे लिखना ज़रूरी है कि आप कौन से वाला सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर वो सवाल नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है तो नेक्स्ट पेज के अंदर भी जाके उसको टॉप पे बताएं कि अभी भी मैं 2 का बी आंसर कर रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे हमने बताया, जब ये नेक्स्ट पेज पे गया तो दोबारा से हमने उसको रिपीट किया कि ये 2 का बी हम यहाँ पे फिर से आंसर कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? फिर कुछ और ज़रूरी बातें, एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई चॉइस नहीं आपको मिलेगी कि 7 में से 5 सवाल कर दें, 6 में से 4 सवाल कर दें। यू शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस। ब्लैक पेन से मुराद ये नहीं है कि एक पेन हो ब्लैक कलर का, उसमें इंक ब्लू हो, नहीं। तो ब्लैक इंक या ब्लैक पेन से आपने उसको आंसर करना है। ब्लू से करेंगे सवाल चेक नहीं होगा। और ब्लैक पेन्स के अंदर भी कुछ वैरायटी हैं। जेल पेन अलाउ नहीं है, जेल पेन अलाउ नहीं है। ब्लैक इंक अलाउ है। मार्कर का यूज़ ICAP का एग्ज़ामिनर कुछ हद तक उसको अच्छा भी लगता है, कुछ हद तक उसको बुरा भी लगता है। तो वो उसके बारे में अभी भी कंफ्यूज है कि बच्चे को मार्कर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होता ये है कि बी लॉ के बच्चे या ग्रुप ए वाले बच्चे आए होते हैं FSC बैकग्राउंड से, वहाँ पर उन्होंने मार्कर का बेदरेग इस्तेमाल किया होता है। हिस्सा, इंशाइया, नीचे 600 लाइनें, उसके बाद डेफिनेशन, और उसके बाद एंड के ऊपर ये 500 लाइनें आप लोग लगा के फिर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। वो एक बेचारे सफ़े के ऊपर 2 लाइनों की सिर्फ डेफिनेशन के अंदर ही आपने मार्करों की भंबार की होती है। यहाँ पर वो ये कहता है कि आपने मार्कर का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो लिमिटेड रखें, हेडिंग दे दें, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कर दें, दैट्स इट। और ब्लैक बॉल पॉइंट शुड बी द की, वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक ऐसा ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें जिस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए, और थ्रू आउट 6 मंथ्स का सेशन उसी पर है। नॉर्मली ये किसका, स्टेडलर का, ये दिखाना, दोनों ही अच्छे तुम्हारे पास इत्तफाकन। ये इस तरह के मिल जाते हैं आपको स्टेडलर के, या ये जो आया हुआ है मैक्स। नॉर्मली अब बच्चे ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्स वाला पेपर में। तो जेल पेन अलाउ नहीं है, ब्लैक बॉल पॉइंट अलाउ है, ब्लैक मार्कर चाहे तो इस्तेमाल करें चाहे तो इस्तेमाल ना करें। स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। यहाँ पे भी जितने भी आपके टेस्ट होंगे आगे जाके, मिड, मॉक, एंड तक, परेशान नहीं होना कि शीट ज़ाया हो रही है। हमने ICAP लेवल की तैयारी करनी है, तो ICAP लेवल के ऊपर रह के उसको प्रिपेयर करें। पेज नंबर ऑन द टॉप यहाँ पे लिख दिया करें, वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा होता है। यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें फिर चेक करने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो क्या ये बेसिक बातें क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने देखा, ये था एक बिल्कुल टाइप 1 सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपने बता दिया प्रपोजल कैसे कैसे रिवोक हो सकती है, डिफाइन कर दिया प्रपोजल को और प्रॉमिस को। फिर इसी टेस्ट के अंदर एक टाइप 2 सवाल भी था, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल ऑल्दो लिया गया है फ्रॉम पास्ट पेपर्स, बट आपकी प्रैक्टिस करवानी थी। इसमें क्या था, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाली बात थी। ये वो सवाल है सायरा और बतूल वाला, काउंटर ऑफर वाला सवाल था। तो इसमें भी आपने क्या करना था, सबसे पहले आपने बताना था लॉ की प्रोविजन क्या कहती है, उसके बाद आपने इसी सिनेरियो को हल्का सा एक्सप्लेन करना था, और एट द एंड आपने बताना था कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। असल नंबर इसके बताने के हैं, इसको साबित करने के हैं। तो साबित करने के लिए आपको ऊपर 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ लॉ। You have to write down the provision of law. Step 2, you have to explain the scenario in your easy words while linking the law. And step 3,
आपने अपना डिसीजन, फीडबैक, कमेंट, कंक्लूजन जो भी देना चाहते हैं, जो उसने मांगा हुआ है वो दें। तो इस केस में सबसे पहले आपने बताना था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने सबसे पहले काउंटर ऑफर को बयान करना था कि क्या होती है, स्टेप 1। स्टेप 2 नेक्स्ट हेडिंग आ गई एक्सप्लेनेशन की, एंड स्टेप 3 नो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। रीज़न क्या है कि ये काउंटर ऑफर है, ये ऑफ़र नहीं थी या ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आपने अप्रोच करना था। बिल्कुल आप हेडिंग्स दें, मैंने तभी ये लिखा है। ये देखें L, E और D, अगर कभी भूल जाए तो L इज़ फॉर लॉ, E इज़ फॉर एक्सप्लेनेशन एंड D इज़ फॉर डिसीजन। LED तो लॉ बताएं, एक्सप्लेन करें और एंड के ऊपर उसको बताएं कि आपका फीडबैक क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है, व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट। डन। अब आते हैं MCQs की तरफ। पहले MCQs कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। पहले आप लोगों ने क्या किया, 14, ठीक है। सेकंड का आप लोगों ने क्या होगा, D। थर्ड का B, 4 का A, 5 का A। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, पार्ट A और पार्ट B। तो उसको मैं एक पेज पे करूं? नहीं, इसको मुझे 2 पेज पे करना चाहिए था। पहले पार्ट B देख लेते हैं। मिस्टर सिब्बी रोड अ लेटर टू मिस्टर कोयटा। अच्छा, एक ट्रिप दे रहा हूं, सवाल में उतरने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लिया करें। रिक्वायरमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज स्पेसिफाई एनी डेफिशिएंसी इन द अबव ऑफर, वेदर क्या हम इसको करेक्ट ऑफर मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो एक सवाल है या 2 सवाल है? 2 हैं। आपने बताना है कि इसमें डेफिशिएंसी क्या है और फिर आपने बताना है कि क्या हम इसको एक करेक्ट ऑफर मान सकते हैं या नहीं मान सकते। Mr. Sibby wrote a letter to Mr. Koita and offered him in the following words: I want to deliver you 4 kilo mangoes if you agree to pay a price of rupees 80 per kg. As you know, by nature, mango is a perishable item. Therefore, after waiting for your letter of acceptance for 3 days, I'll supply mangoes even if your letter is not received. वो कहता है कि अगर तुम मुझे जवाब नहीं भी दोगे तब भी मैं तुम्हें ये मैंगोज भिजवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे नज़दीक मैंगोज क्या है, एक ऐसी आइटम है जो कि जल्दी ख़राब हो जाती है। एज द रेट ऑफर्ड बाय मिस्टर सिब्बी वॉज क्वाइट लो, और वो श्योरली बेनिफिशियल था दूसरी पार्टी के लिए। देयरफॉर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई मसला नहीं आएगा। वो खुद ही से चीज़ों को एग्री करवाता गया। तो ये क्या है, ये नेगेटिव कन्फर्मेशन है। ये क्या है, नेगेटिव कन्फर्मेशन है। तो मुझे बताइए क्या नेगेटिव कन्फर्मेशन एक करेक्ट ऑफर होती है? नहीं होती। तो आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज़ नेगेटिव कन्फर्मेशन। उसके बाद आपने सिनेरियो को एक्सप्लेन करके एंड में बताना था कि भाई मेरे नज़दीक इसमें डेफिशिएंसी क्या है कि ये नेगेटिव है और इसको मैं करेक्ट ऑफर नहीं मान सकता। पार्ट ए बड़ा मज़े का था। सयाल और मिस्टर कोट अदू। मिस्टर सयाल ऑफर्ड मिस्टर कोट to pay him rupees 20,000 if he agreed to give 5 bags full of cotton. The letter of offer was received by Mr. Code on 2nd of June. Mr. Code agreed with the offer and sent the letter of acceptance to Mr. Sayal on 3 जून। ये बताइए ऑफर कब पूरी हो रही है? ऑफर कब पूरी हो रही है? ऑफर पूरी हो रही है 2 को। मिस्टर कोर्ट ने एग्री किया और उसने खत भेज दिया किसको, सयाल को। कब? 3 जून को। तो 3 जून में कौन बाउंड हो रहा है, कोर्ट या सयाल? ड्यू टू हैवी रेन्स इन द कंट्री द लेटर वाज डिलेड एंड रिसीव्ड बाय मिस्टर सयाल ऑन 10 तारीख। तो ये हमारा तो कोई मसला था ही नहीं। जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया दूसरी पार्टी बाउंड हो गई। अब वो खत उस तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, लेट जाता है, उसका उससे कोई गर्ज नहीं है। उसने क्या किया, उसने बीच में 8 तारीख को वही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मिस्टर जहांगीर के साथ, जो कि उसने गलत किया। क्यों? उसके नज़दीक एक्सेप्टेंस कब हो गई थी? 3 को, जब उसने ख़त पोस्ट किया था। अच्छा,
Mr. Court sued Mr. Syal for not keeping his promise even when Mr. Court communicated his acceptance to Syal on timely basis. Mr. Syal ने ये एविडेंस दिया कि चूँकि उसको ख़त नहीं मिला इवन आफ्टर वेटिंग फॉर 2 days, तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट जहांगीर के साथ करना जायज़ था और मैं आपके लिए लाइबल नहीं हूँ. बताएं लाइबल है या लाइबल नहीं है? लाइबल बिल्कुल वो है, वो बिल्कुल लाइबल है. तो अब अगर आपने इसका सोल्यूशन देखा हो, है आपके हाथ में आया? नहीं. अभी आपको शेयर कर देता हूँ. सोल्यूशन में भी ना 3 डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं. ये स्टार्ट होगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सबसे पहले हमने उसको लॉ में बता दिया. सेकंड पैराग्राफ क्या है? आसान करके सिनेरियो को बता दिया. एंड थर्ड में क्या है? आपके कमेंट्स के आपके नज़दीक यहाँ पे क्या हो रहा है. तो आप चाहें तो हेडिंग्स दे दें, चाहें तो हेडिंग्स ना दें, उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दें, मगर फिर बीच में लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए. बेटर ऑप्शन हेडिंग्स है. बेटर ऑप्शन क्या है? हेडिंग्स है. तो अब समझ आ गया. अब एक और बात सुनते जाएं, आखिरी बात, एमसीक्यूज. एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी क्या है? सिर्फ आपने ऑप्शन लिखना होता है, उसके आगे जो स्टेटमेंट है वो लिखनी ज़रूरी नहीं है. सेकंड, एमसीक्यू में कटिंग अलाउ नहीं है. काट के दोबारा लिखोगे, बेशक सही लिखा होगा, वो 0 पे जाएगा. तो सब्जेक्टिव में कटिंग अलाउ है, ऑब्जेक्टिव में कटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है. तो सोच के समझ के आपने अपना ऑप्शन कोड करना होता है. डन. अल्लाह दे वाले पढ़ के आइएगा. कल हम लोगों ने बात करनी है टुवर्ड्स कंसिडरेशन.